ये कहानी एक पुराने समय के राजमहल की है, जहाँ एक राजा का शासन था। राजा का नाम वीरेंद्र था और वह अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा वीरेंद्र का दिल हमेशा एक गहरे दुख से भरा रहता था। उसकी एक बड़ी परेशानी थी कि उसकी संतान नहीं थी। कई सालों से राजा और रानी संतान प्राप्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये चिंता धीरे धीरे राजा के मन में गहरी होती गई और उसने राज्य के हर कोने में संतान प्राप्ति के लिए उपाय खोजने की सोची। राजमहल के आंगन में एक दिन राजा वीरेंद्र अपनी पत्नी रानी मेघा के साथ बैठे थे। रानी ने देखा कि राजा का चेहरा उदास था और उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने राजा से पूछा, प्यारे राजा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कुछ खास बात है? रानी ने दुखी होते हुए कहा, प्रिय राजा, अगर कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। हम सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन शायद कुछ और करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि कहीं दूर एक महात्मा है जो संतान के लिए विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। इसके बाद राजा वीरेंद्र और रानी मेघा ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वे अपनी पूरी सेना और मंत्री के साथ दूर दराज के एक वन में स्थित महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा की कुटी दूर एक घने जंगल में स्थित थी। जब राजा वीरेंद्र और रानी मेघा महात्मा के पास पहुंचे, तो महात्मा ने उन्हें देखकर कहा कि राजा वीरेंद्र, रानी मेघा, मुझे आपका दुख समझ में आता है। भगवान ने आपको संतान देने की कोई योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए कुछ खास कर्म और तपस्या की आवश्यकता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, कृपया हमें उस उपाय के बारे में बताएं, जिससे हमें संतान का आशीर्वाद मिल सके। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आपको एक विशेष यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा के दौरान आपको एक दुर्लभ फूल मिलेगा, जिसे जीवनदान कहा जाता है। उस फूल को भगवान की पूजा में अर्पित करके ही आपको संतान का आशीर्वाद मिलेगा। राजा और रानी ने महात्मा के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। महात्मा ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और बताया कि उस फूल की खोज करने के लिए उन्हें एक भयानक और कठिन रास्ता तय करना होगा, जो जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरता था। राजा वीरेंद्र और रानी मेघा ने अपनी यात्रा शुरू की। वे दिन रात एक ही उद्देश्य के लिए चलते रहे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। घने जंगल, तेज बारिश, पहाड़ी रास्ते और जंगली जानवरों से उनका सामना हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और एक दूसरे के प्रति प्यार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। यात्रा के दौरान राजा वीरेंद्र ने कई बार सोचा कि क्या वह सही रास्ते पर हैं, लेकिन रानी मेघा हमेशा उसे उत्साहित करती रही। राजा, हम अपने लक्ष्य के बहुत पास हैं। भगवान हमारे साथ हैं। काफी कठिन यात्रा के बाद अंत में वे एक विशाल पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां एक प्राचीन मंदिर था। महात्मा के कहे अनुसार यहाँ उन्हें जीवनदान फूल मिलना था। राजा और रानी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहाँ एक बूढ़े पुजारी ने उनका स्वागत किया। पुजारी ने कहा, आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं राजन? राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने सुनकर कहा, एक डैनिंग आटी में छुपा हुआ है। यह फूल केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपने जीवन में पूरी तरह समर्पित हो और किसी की मदद करने का संकल्प ले। राजा वीरेंद्र ने अपने दिल में ठान लिया कि वह किसी भी हालत में
उस फूल को प्राप्त करेंगे। पुजारी ने उन्हें एक खतरनाक घाटी की ओर इशारा किया, जहां से गुजरने का रास्ता बहुत कठिन था। राजा और रानी घाटी की ओर बढ़ते हैं। रास्ता और भी कठिन हो गया था। संगीन चट्टानें, अंधेरी गुफाएं और जंगली जानवरों का डर था। लेकिन राजा ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने उस घाटी के बीच एक चमकते हुए फूल को देखा। वह वही जीवनदान फूल था जिसकी उन्हें तलाश थी। राजा ने उस फूल को बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ उठाया और भगवान की पूजा की। रानी ने भी फूल के सामने प्रार्थना की। उन्हें महसूस हुआ कि उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल जाएगा। राजा और रानी खुशी खुशी राज्य लौटे। उन्होंने महात्मा के बताए अनुसार जीवनदान फूल भगवान को अर्पित किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राज्य में खुशियां फैल गईं और लोग राजा और रानी के आशीर्वाद को लेकर आनंदित थे। राजा वीरेंद्र ने उस बालक का नाम जीवेंद्र रखा, क्योंकि उसे जीवनदान फूल के आशीर्वाद से प्राप्त किया गया था। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र ने यह शिक्षा दी कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर मनुष्य अपने उद्देश्य में सच्चा और समर्पित हो तो वह कोई भी कठिनाई पार कर सकता है। राजा वीरेंद्र और रानी मेघा ने जीवन भर अपने राज्य में समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए काम किया। वे यह जान गए थे कि कठिनाइयां केवल जीवन का एक हिस्सा होती है, और जो लोग साहस और धैर्य से उनका सामना करते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। यदि हमारे मन में कोई उद्देश्य है और हम उसे सच्चे मन से प्राप्त करना चाहते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां हमें नहीं रोक सकती। समर्पण, संघर्ष और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम आर्यन था। जैसे जैसे आर्यन बड़े हुए उनकी रुचि प्रकृति में बढ़ने लगी। आर्यन को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे रोज़ाना नदी के किनारे जाकर बैठा करते थे। उन्हें वहाँ बहुत ही शांति मिलती थी। आर्यन अपनी वीरता, दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी बहादुरी के किस्से हर किसी की ज़बान पर थे। लेकिन एक दिन एक दुखद घटना घटी जिससे पूरे राज्य में शोक फैल गया। एक युद्ध के दौरान शत्रु की कुटिल चाल के कारण राजकुमार आर्यन वीरगति को प्राप्त हुए। राजा और रानी के लिए यह एक असहनीय दुख था। वे अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। राज्य के संतों और ज्योतिषियों ने उन्हें ये कहकर सांत्वना दी कि आर्यन का पुनर्जन्म होगा। उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण फिर से जन्म लेना होगा, और जब उचित समय आएगा वह राज्य में लौट आएगा। समय बीतता गया और राज्य के लोग भी धीरे धीरे इस घटना को भूल गए। लेकिन राजा और रानी के दिल में एक आशा की किरण जीवित रही। वे हर रोज़ भगवान से अपने पुत्र के पुनर्जन्म की प्रार्थना करते। कुछ वर्षों बाद राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम सूर्यांश रखा गया। सूर्यांश बचपन से ही अनोखी प्रतिभा का धनी था। वह न केवल बहादुर था बल्कि उसे संगीत, कला और युद्ध कला में भी अद्वितीय रुचि थी। जब भी वह तलवार या धनुष उठाता ऐसा लगता जैसे वह पहले से ही इन कलाओं में निपुण हो। सूर्यांश के माता पिता इस बात को सामान्य बात मानते रहे, लेकिन गांव के लोग उसे राजकुमार आर्यन का पुनर्जन्म मानने लगे। सूर्यांश के व्यक्तित्व में वही गुण थे जो राजकुमार आर्यन के थे। धीरे धीरे इस बात की खबर राजा और रानी तक पहुंची। राजा और रानी को जब यह बात पता चली कि सूर्यांश में उनके पुत्र आर्यन के गुण विद्यमान हैं,
तो उनसे रहा ना गया और वो उससे मिलने उनके गाँव चले आए। रानी ने भी सूर्यांश को देखा और गले से लगा लिया। राजा भी सूर्यांश को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने सूर्यांश से बातें की। कुछ समय बाद राजा और रानी वहाँ से अपने महल की ओर चले गए। उन्होंने सूर्यांश को अपने महल में बुलाया। सूर्यांश जैसे ही महल में पहुँचा, उसे वहाँ का हर कोना परिचित सा लगा। उसे राजमहल की हर गली, हर कमरा ऐसे याद थे जैसे वह यहाँ पहले भी रह चुका हो। रानी ने जब उसे अपने पुत्र के बचपन के खिलौने दिखाए तो सूर्यांश ने बिना कुछ कहे तुरंत उन्हें पहचान लिया। यह देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा पुनः सूर्यांश के रूप में उनके पास लौट आया है। लेकिन पुनर्जन्म की यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सूर्यांश को यह एहसास हुआ कि उसे अभी अपने पिछले जन्म के अधूरे कार्य पूरे करने हैं। वह अपने पिछले जन्म के शत्रुओं से राज्य को बचाने के लिए एक बार फिर से तैयार हुआ। उसने अपने शौर्य और बुद्धिमानी से राज्य के दुश्मनों को पराजित किया और राज्य की रक्षा की। राजा ने उसे राजकुमार घोषित किया और राज्य की जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। सूर्यांश ने अपने पिछले जन्म की यादों और उस जीवन की शिक्षा के बल पर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। सूर्यांश का पुनर्जन्म की यह कथा बताती है कि आत्मा अमर होती है और कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक रहता है। पुनर्जन्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जिसमें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार राजकुमार आर्यन का पुनर्जन्म हुआ और उसने अपने राज्य की फिर से रक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सूर्यलेखा रहते थे। राजा और रानी अपने न्यायप्रिय शासन और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका इकलौता बेटा राजकुमार अभय। राजकुमार अभय में एक से बढ़कर एक गुण होने के बावजूद एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यंत आलसी था। राजकुमार अभय का दिन देर से उठने और महल के नौकर चाकरों की सेवा का आनंद लेने में बीतता। वह केवल स्वादिष्ट व्यंजन खाते, आराम करते और महल में मौज मस्ती करने में अपनी रुचि रखते। ना उसे पढ़ाई में कोई रुचि थी, न ही हथियार चलाने में। राज्य के मामलों में भी वह बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। रानी सूर्यलेखा अक्सर उसे समझाती, बेटा एक दिन तुम्हें राजा बनना है, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। अगर तुम आलसी रहोगे तो प्रजा कैसे सुखी रहेगी। राजकुमार जवाब देता, माँ अभी तो आप और पिताजी हैं, मुझे राजा बनने की चिंता क्यों करनी है, जब समय आएगा तब देख लूँगा। राजा वीरेंद्र सिंह को अपने बेटे का यह स्वभाव देखकर बहुत चिंता होती थी। उन्होंने सोचा, अगर अभय इसी तरह आलसी बना रहा तो वह कभी एक योग्य राजा नहीं बन पाएगा और राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक बुजुर्ग मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राजकुमार को जीवन की कठिनाइयों का अनुभव कराना होगा। उसे ये समझने की ज़रूरत है कि केवल मेहनत और संघर्ष से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। राजा ने अपने मंत्री के सुझाव पर काम करना शुरू किया। उन्होंने राजकुमार से कहा, अभय, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम महल से बाहर जाकर अपने दम पर जीवन व्यतीत करो। यह तुम्हारे राजा बनने की परीक्षा होगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो ही तुम इस राज्य के योग्य बनोगे। राजकुमार को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए, मैं तो राजा का बेटा हूँ, पर पिताजी की बात माननी ही पड़ेगी। अगले दिन राजकुमार महल छोड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करने निकला। उसने कुछ पैसे और ज़रूरी सामान साथ लिया। पहले दिन वह आराम से एक गांव में पहुंचा। वहां उसने सोचा कि लोग उसे राजा का बेटा जानकर उसकी सेवा करेंगे। गांव के एक किसान ने पास जाकर उनसे कहा, मुझे खाने और रहने की जगह चाहिए, मैं राजा का बेटा हूँ। किसान ने जवाब दिया, हम मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा। यह सुनकर राजकुमार को गुस्सा आया, लेकिन भूख ने उसे काम करने पर मजबूर कर दिया। किसान ने उसे खेत में पानी लाने का काम दिया। राजकुमार ने पहली बार अपने जीवन में मेहनत की। पानी के भारी घड़े उठाकर खेतों में ले जाना
उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका शरीर थक गया और हाथों में छाले पड़ गए। उसने सोचा, महल में रहना कितना आसान था, यहाँ का जीवन तो बहुत कठिन है। शाम को किसान ने उसे खाने के लिए रोटी और सब्जी दी। वह भोजन साधारण था, लेकिन मेहनत के बाद उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। धीरे धीरे राजकुमार ने महसूस किया कि मेहनत से मिलने वाला सुख अलग ही होता है। उसने गांव के लोगों के साथ काम करना शुरू किया। वह खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता और गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। गांव के लोगों ने उसकी सादगी और मेहनत को देखकर उसे पसंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे जीवन के छोटे छोटे पहलुओं की अहमियत सिखाई। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। खेतों में पानी भर गया और कई घर डूब गए। गांव के लोग परेशान थे। राजकुमार ने इस कठिन समय में उनका साथ दिया। उसने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मदद की। राजकुमार ने सोचा, यह है असली राजा का काम, प्रजा की मदद करना। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। 3 महीने बाद राजकुमार ने महल लौटने का फैसला किया। वह अब पहले जैसा आलसी और लापरवाह नहीं था। उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था। महल पहुंचने पर राजा और रानी ने उसका स्वागत किया। राजा ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कुछ सीखा? राजकुमार ने कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में मेहनत और जिम्मेदारी का क्या महत्व है। एक राजा का काम केवल महल में बैठकर राज करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने बेटे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमार अब राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। अब राजकुमार अभय ने राज्य के कामकाज को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार करते। वह एक दयालु, मेहनती और न्यायप्रिय राजा बने। उनके शासन में राज्य में खुशहाली लौट आई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और प्यारी रानी अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहती थी। रानी का नाम रानी वृंदा था और वह अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से पूरा राज्य गर्व महसूस करता था। रानी वृंदा का पति राजा वीरेंद्र बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। वह दोनों मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि की दिशा में कार्य करते थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक भयानक आपत्ति आ गई। एक दुष्ट और क्रूर सामंत, जो पड़ोसी राज्य का शासक था, रानी के राज्य पर हमला कर दिया। उसका नाम था राक्षस सिंह। वह पूरी तरह से रक्त पिपासु और निर्दयी था। उसने राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और रानी वृंदा को बंदी बना लिया। रानी वृंदा को कैद करके राक्षस सिंह ने उसे गहरे किले में रखा और धमकी दी कि अगर रानी ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वह उसके पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। वह चाहता था कि रानी उसके साथ शादी कर ले ताकि वह रानी के राज्य पर पूरी तरह से अधिकार जमा सके। रानी वृंदा ने उसे दृढ़ता से मना कर दिया और किसी भी हालत में उसके सामने समर्पण नहीं किया। वही राजा वीरेंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी में था, लेकिन रानी की अनुपस्थिति में उसका मन विचलित था। वह हर रोज यह सोचता था कि उसकी रानी कहाँ होगी, क्या वह सुरक्षित है या नहीं है। परंतु रानी का अदम्य साहस और वीरता राजा वीरेंद्र के दिल में आशा की किरण बनी रही। उसने सोचा, मेरी रानी कभी हार नहीं मानेगी। समय बीतने के साथ साथ रानी वृंदा ने राक्षस सिंह की साजिशों को समझ लिया। वह जान गए थे कि उसे खुद को बचाने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा और केवल एक दिन में वह राक्षस सिंह से बदला ले सकती है। रानी ने किले के अंदर धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। उसने किले के अंदर कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को अपनी तरफ कर लिया और धीरे धीरे उन सभी को यह विश्वास दिलाया कि रानी के साथ अन्याय हो रहा है। किले में कैद रहते हुए उसने कई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की जो उसे राक्षस सिंह के खिलाफ मददगार साबित हो सकती थी। एक दिन रानी वृंदा ने अपने सिपाहियों से कहा, अब समय आ गया है, हमें अब राक्षस सिंह से बदला लेना होगा। हमें अपने राज्य को मुक्त करना होगा। रानी ने अपनी योजनाएं बनाई और अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानती थी कि इस युद्ध में सिर्फ भारी शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति और साहस से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। रानी वृंदा ने अपने सिपाहियों से कहा, अब समय आ गया है, हमें अब राक्षस सिंह से बदला लेना होगा। हमें अपने राज्य को मुक्त कराना होगा। यह सुनकर सिपाही उत्साहित हो गए और उन्होंने रानी का साथ देने का वादा किया। रानी ने धीरे धीरे किले के अंदर के माहौल को अपने पक्ष में कर लिया।
अब उसे राक्षस सिंह के किले तक पहुंचने की योजना बनानी थी। रानी वृंदा ने एक रात को अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। उसने राक्षस सिंह के विश्वास पात्र सिपाही को अपनी ओर कर लिया। रानी ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पक्ष में काम करता है तो वह उसे बहुत बड़ा इनाम देगी और उसके परिवार को सुरक्षित रखेगी। उस सिपाही ने रानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे अंदर की जानकारी देने लगा। अब रानी ने राक्षस सिंह के किले में एक गुप्त मार्ग खोज निकाला था। यह मार्ग बहुत ही संकुचित था, लेकिन यह उसे किले के मुख्य कक्ष तक पहुंचाने का रास्ता देता था। रानी ने इस रास्ते का उपयोग करने का फैसला किया और वह उसके कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ इस मार्ग से किले के अंदर घुसने की योजना बनाने लगी। रानी ने तय किया कि वह राक्षस सिंह को उसी की योजना के तहत पराजित करेगी और उसे पूरी उम्मीद थी कि यदि वह सिंह को उसकी शक्ति से ज्यादा चालाकी से हराती है तो वह उसकी शक्ति को तोड़ सकती है। रानी ने दिन रात अपने सिपाहियों के साथ युद्ध की रणनीतियों पर काम किया। इस दौरान रानी ने एक अद्भुत रणनीति बनाई जिससे वह राक्षस सिंह को धोखा देने में कामयाब होगी। एक दिन रानी ने किले के अंदर एक बड़ा उत्सव आयोजित कराने का निर्णय लिया। उत्सव में राक्षस सिंह का ध्यान बांटने के लिए उसने उसके कुछ करीबी साथियों को भी शामिल किया। उत्सव का दिन आ गया और राक्षस सिंह ने पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए उत्सव में हिस्सा लिया। रानी ने देखा यह अच्छा मौका है। उसने तुरंत अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। रानी ने एक बार फिर उस गुप्त मार्ग का इस्तेमाल किया और अपने सिपाहियों के साथ किले के मुख्य कक्ष तक पहुंच गई। राक्षस सिंह की पूरी ताकत और सुरक्षा उत्सव में व्यस्त हो गई थी, इससे रानी को अंदर जाने का मौका मिल गया। अब रानी ने किले के भीतर मौजूद अपने विश्वास पात्र सिपाहियों से कहा कि वह राक्षस सिंह को बंदी बनाएगी और सजा देगी। जब रानी राक्षस सिंह के कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि वह शाही वस्त्र पहने हुए मस्ती में था। रानी ने पूरी ताकत से उसे घेर लिया और कहा, अब तुम्हारी बारी है राक्षस सिंह। तुमने मेरे राज्य पर हमला किया, मेरे लोगों को कष्ट पहुंचाया और मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। राक्षस सिंह ने रानी को देखकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम मुझे क्या कर सकती हो छोटी रानी, तुम्हारी शक्ति तो खत्म हो चुकी है। लेकिन रानी ने बिना किसी डर के कहा, मेरी शक्ति तुम्हारी ताकत से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मेरी शक्ति मेरी सही योजना और न्याय में है। फिर रानी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और राक्षस सिंह को बंदी बना लिया। वह जानती थी कि अगर राक्षस सिंह को जीवित छोड़ दिया गया तो वह फिर से उभर सकता है, इसलिए उसे सजा देनी जरूरी है। रानी ने उससे अपने राज्य को मुक्त कर लिया और राक्षस सिंह को किले से बाहर फेंकवा दिया। इस विजय के बाद रानी वृंदा ने अपने राज्य में फिर से शांति और समृद्धि स्थापित की। उसने अपनी प्रजा के बीच न्याय, प्रेम और दया का प्रचार किया। रानी के नेतृत्व में राज्य फिर से शक्ति और शांति की ओर अग्रसर हुआ। राजा वीरेंद्र ने भी रानी की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की और उसके साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम किया। इस प्रकार रानी वृंदा ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और रणनीति से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने राज्य को भी भारी आक्रमणों से बचाया। उसने साबित कर दिया कि अगर किसी के पास सही सोच और मजबूत इरादा हो तो कोई भी दुश्मन उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता।